मेरे सभी सुनने वाले दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बेटा, आज हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू इनकम विच इज़ अर्न बाय माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड अगर अपनी इनकम कमाता है तो उस इनकम को हम लोग क्या माइनर के लिए टैक्सेबल करेंगे, या ये पैसा उनके गार्जियंस के लिए टैक्सेबल करें, या उसके माता पिता के लिए टैक्सेबल करें। कौन सी सिचुएशन में माता पिता के लिए टैक्सेबल होगा, कौन सी सिचुएशन में बच्चे के लिए खुद के लिए टैक्सेबल होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो क्लिपिंग में सीखने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो क्लिप को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है अन अकेडमी के बिहाफ पे, और वो अनाउंसमेंट है दैट अन अकेडमी ने एक नया टीम लॉन्च किया है जिसका नाम है टीम डोमिनेटर्स। ये जो टीम डोमिनेटर्स है, इस टीम डोमिनेटर्स का नया बैच आज 6 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक सुना, आज 6 अक्टूबर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर मैं आपका इनकम टैक्स और जीएसटी का सब्जेक्ट लूँगा। नकुल काथुरिया सर यहाँ पे आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट लेंगे। देन अंकित ओबरॉय सर विल बी टेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड सचिन गुप्ता सर विल बी टेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग। ये सारे बैचेस जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ये मई 22 एग्ज़ाम्स के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक प्लान क्रिएट किया है। ये बैचेस हम लोग समवेयर अक्टूबर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बैचेस हमारे जाके कंप्लीट हो जाते हैं समवेयर बाय जनवरी में हम लोग अपने इन बैचेस को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद आप इमीडिएटली अपने ग्रुप 2 के बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके ग्रुप 2 के बैचेस कहीं मार्च में जाके कंप्लीट हो जाते हैं, एंड देन इन द May 22 यू कैन गिव योर बोथ ग्रुप एग्जामिनेशन। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैं आप सबको इस बात का एडवाइस करूंगा कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लें, और जब आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरा कोड उसके लिए यूज़ करिएगा CA जोहर लाइव। मेरे 2 कोड हैं, आप इन दोनों में से कोई भी कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा एक और कोड भी है CA जोहर, तो यू कैन यूज़ आइदर ऑफ द कोड्स। आप CA जोहर भी यूज़ कर सकते हैं, आप CA जोहर लाइव यूज़ करना चाहते हैं, आप CA जोहर लाइव भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों में से जो सा कोड यूज़ करना चाहें, आप दोनों में से कोई भी कोड यूज़ करके आप डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप जैसे ही हमारा कोड यूज़ करते हैं आपको इंस्टेंटली तुरंत आपको 10% का इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। यू गेट डिस्काउंट इंस्टेंटली ऑफ 10%। इसी प्रकार से आप आइकॉनिक के बारे में अगर मन बना रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आइकॉनिक इज़ फार बेटर देन द प्लस कोर्स। तो आप आइकॉनिक को आइकॉनिक भी ले सकते हैं। अगेन मेरा कोड आप यूज़ करेंगे CA जोहर, और अगेन आपको इमीडिएट बेसिस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। आई पर्सनली एडवाइज यू टू गो विद आइकॉनिक। इसके अंदर आप अगेन 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, दैट विल बी फार बेनिफिशियल। आइकॉनिक क्यों मैं प्रेफर करता हूँ ओवर द प्लस, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उसके रीजंस हैं कि आपको यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलता है जो आपकी 1-to-1 प्लानिंग में आपकी मदद करता है। आपके डाउट सॉल्विंग ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं। इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे आप टेस्ट देंगे और इमीडिएटली उसका सोल्यूशन चेक करके आपको आपकी गलतियों के बारे में बताया जाएगा। ऐसा प्लस में नहीं होता है। आपको प्रिंटेड बुक्स दी जाती हैं, अगेन जो कि प्लस का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि वहाँ पे किताबें नहीं होती और स्टूडेंट को किताबें खुद अरेंज करनी होती हैं। एंड देन इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आपका सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका जो CA का कोर्स चल रहा है उसकी कैसी डिमांड आ रही है इंडस्ट्री में। क्या हमें कुछ नया करना चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, किन बातों के ऊपर ध्यान थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इंडस्ट्री से आने वाले कुछ एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। डिस्कॉर्ड नाम का एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक अलग से सर्वर बनाया जाता है, जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स जो कि आइकॉनिक लेते हैं उनको वहाँ पे इनविटेशन दिया जाता है, वो ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे उन सब की सारी क्वेरीज और सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। आई विल सजेस्ट यू टू गो विद आइकॉनिक। आप आइकॉनिक प्रोग्राम लें, दिस इज़ फार बेटर एज कम्पेयर टू योर प्लस सब्सक्रिप्शन।
और मेरे बेटा अब इस अनाउंसमेंट के बाद आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन दैट इज रिलेटेड टू इनकम अर्नड बाय माइनर चिल्ड्रन एंड दिस इज द सेशन फॉर यू। आप हेडिंग दीजिएगा, गिव द हेडिंग दिस इज आवर क्लास नंबर 2। और आज की क्लास में एक बड़ा टॉपिक है वो करना है, 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने करने हैं। उसके बाद पूरे चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एंड देन एग्जाम के क्वेश्चंस करके वी विल वाइंड अप विद द चैप्टर। शुड टेक अराउंड 1.5 to 2 hours, देखते हैं कितना टाइम लगता है। बट अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने करना है दैट इज सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A clubbing of income earned by minor child। अगर बच्चा माइनर है, बेटा हो या बेटी हो, दोनों के बारे में बात करें। अगर बच्चा माइनर है और वो बच्चा कोई इनकम अर्न कर रहा है तो उस इनकम का हम लोग माँ या बाप की इनकम के अंदर क्लबिंग करेंगे। वो फादर या मदर में से कौन होगा उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशंस करना है, चर्चा करना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है इसके अंदर, आपको थोड़ा सा ध्यान से सारी बातें लिखनी होंगी। लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। इफ minor child earns income, then such income will be added या clubbed, in the income of, will be added or clubbed in the income of पेरेंट। ध्यान रखिएगा, पेरेंट हम लोग लिख रहे हैं, विल बी एडेड टू द इनकम ऑफ पेरेंट। पेरेंट में कौन आएगा? दैट इज मदर और फादर, दोनों में से कोई एक, या फादर या मदर। तो अगर माइनर चाइल्ड है, माइनर का मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर माइनर चाइल्ड अपनी कोई इनकम कमा रहा है तो उस इनकम को आप ऐड करेंगे इन द इनकम ऑफ पेरेंट। पेरेंट का मतलब पेरेंट्स नहीं कह रहा मैं, एस नहीं है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, सिंगुलर फॉर्म है, पेरेंट वर्ड लिखा है। पेरेंट का मतलब होगा मदर या फादर, whosoever has higher taxable income, ignoring income of minor child, ignoring the income of minor child। तो minor child की इनकम को आप इग्नोर कर दीजिए। माइनर चाइल्ड की इनकम को इग्नोर करके आप दोनों मदर और फादर की इनकम कैलकुलेट कर लीजिए, और दोनों मदर और फादर की इनकम कैलकुलेट करके देख लीजिए दोनों फादर और मदर की इनकम कैलकुलेट करके देख लीजिए ज्यादा इनकम किसकी आ रही है। जिसकी भी इनकम ज्यादा आ रही है उसकी इनकम के अंदर आप ऐड कर दीजिए। दिस इज एज सिंपल एज दैट। नाउ फिर बात यहां पे ये आती है कि सर हम माइनर की इनकम को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। बात फिर मैं वही बोलूंगा जो लास्ट क्लास में बोली थी कि माइनर की इनकम किसकी इनकम में ऐड करना है ये तो नहीं पता। अगर ये पता चल जाए तो हम लोग ऐड कर दें। ये ही तो पता लगा रहे हैं कि माइनर की इनकम को किसकी इनकम में ऐड करें, फादर की इनकम में ऐड करें या मदर की इनकम में ऐड करें। इस वजह से सरकार ने कहा माइनर की इनकम को छोड़ो और बाकी सारी इनकम की चेकिंग करो, जिसकी ज्यादा इनकम है उसकी इनकम के अंदर माइनर की इनकम को ऐड कर देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने, क्लबिंग करते समय while doing क्लबिंग करते समय पेरेंट जिसकी भी इनकम ऐड हो रहा है, फादर या मदर, पेरेंट विल बी अलाउड exemption
parent will be allowed exemption of up to रुपीज 1500 पर एनम। याद रखना अप टू लिखा है, अप टू का मतलब होता है 1500 रुपए तक। तो इसका मतलब अगर इनकम 1500 से ज्यादा है तो 1500 का एग्जिबिशन आ जाएगा, अगर इनकम 1500 से कम है तो 1500 से कम जो अमाउंट है उसका एग्जिबिशन आ जाएगा। 1500 रुपए तक, 1200 की इनकम है तो पूरा 1200 रुपए, 1400 की इनकम है पूरा 1400 रुपए, 1500 की इनकम है पूरा 1500 रुपए, 1800 की इनकम है तो 1500 रुपए तक का एग्जम्पशन आपने देना है। और ये एग्जम्पशन 1500 रुपए तक का पर एनम है। एनम कह रहे हैं, मंथली नहीं कह रहे हम लोग यहां पे। सो विल बी अलाउड एग्जम्पशन ऑफ अप टू 15,000 रुपए पर एनम पर चाइल्ड, पर एनम पर चाइल्ड will be allowed exemption of up to 1500 रुपए पर annum per child irrespective of number of children, irrespective of number of children। अच्छा, इस बात का क्या मतलब हुआ irrespective of number of children? इसका मतलब ये हुआ कि भाई 2 बच्चे हो तो दोनों के लिए 1500 रुपए, 4 हो तो चारों के लिए 1500 रुपए, 6 हो तो 6 के 6 बच्चों के लिए 1500 रुपए, जितने बच्चे हैं हर बच्चे के लिए 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आइए जरा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एग्जाम्पल यहां तक का कर लेते हैं, बात थोड़ी अच्छे से हमें समझ आ जाएगी। मिस्टर ए हैज अर्न्ड रेंट ऑफ 35,000 rupees per month and donated 50,000 rupees under section 80G. Mrs. A has earned salary of Mrs. A has earned salary of 42,000 rupees per month and has invested 1,50,000 rupees under section 80C. Their minor son has earned dividend of 50,000 rupees from Reliance Industries Limited. Calculate taxable income of Mr. A and Mrs. A. देखो जी, मैंने आपको एक सिंपल सा डाटा दिया। मैंने आपको कहा कि फादर की इनकम कितनी है, मदर की इनकम कितनी है, साथ में बच्चा, इनका एक माइनर बेटा है जिसने 50,000 रुपए का पैसा कमाया है। अब ये जो 50,000 रुपए का डिविडेंड इसने कमाया है, ये डिविडेंड का पैसा माइनर बच्चे के लिए टैक्सेबल नहीं करेंगे। ये 50,000 रुपए की इनकम आप या फादर या मदर की इनकम में ऐड कर देंगे। फादर या मदर में से कौन होगा जिसकी इनकम में ऐड करेंगे, वो हम लोगों ने यहां पे सीखना है। तो आइए जरा पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में जाते हैं, टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए कैलकुलेट करते हैं। रेंट विल बिकम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। रेंट मैंने आपको बताया था 35,000 रुपीज अ मंथ, तो 35,000 रुपीज को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 4,20,000 रुपीज। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेट मी क्रॉस चेक with the help of my calculator। 420 म्युनिसिपल टैक्सेस का कोई डाटा गिवन नहीं है तो आई विल राइट इट एज 0। नेट एनुअल वैल्यू इज 4,20,000 रुपीज। सेक्शन 24A के अंदर 30% ऑफ NAV का डिडक्शन आ जाएगा। 0.3 इज 1,26,000 रुपए। 24B के अंदर इंटरेस्ट का कोई डाटा गिवन नहीं है तो इट विल बी 0, एंड देन हाउस प्रॉपर्टी इनकम
हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज 2,94,000 रुपीज, और इनकम का डाटा गिवन नहीं है, तो ग्रॉस टोटल इनकम विल बी 2,94,000 रुपीज। 80G में इसने पैसा दान किया है, 50,000 रुपए का पैसा 80G में दान किया है इसने, तो फादर की टैक्सेबल इनकम जो है ये आ जाती है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो 2 लाख, ओहो यही तो गलती हो जाती है भाई, ये 294 है, दिस इज 294,000, तो 2,94,000 माइनस 50,000 इज 2,44,000, ये आ गई फादर की इनकम। ठीक है जी, अब आप इसी प्रकार से मदर की इनकम भी कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ मिसेस ए की इनकम भी कैलकुलेट कर लीजिए। मिसेस ए की ग्रॉस सैलरी है 42,000 रुपीज अ मंथ, तो 42,000 रुपीज अ मंथ को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये अमाउंट आ जाता है 5,04,000 रुपीज। आप सबको अच्छे से याद है, मैंने आपको 0 नंबर ऑफ चैप्टर में ये बात करवाई थी कि सबको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और इसके लिए हम लोग सेक्शन यूज करेंगे सेक्शन 16 क्लॉज 1A। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया हम लोगों ने, तो टैक्सेबल सैलरी जो होगा, जो टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट होगा, ये होगा हमारे पास 4,54,000 रुपीज का, और कोई इनकम गिवन नहीं है, तो यही अमाउंट 4,54,000 रुपीज का बन जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। 80C का जो सेविंग्स का सेक्शन है उसके अंदर आप 1,50,000 रुपए का अमाउंट यहां पे लेस कर देंगे, तो आ जाएगा टोटल इनकम, माइनस 1,50,000 रुपए लेस किया तो आ गया हमारे पास 3,04,000 रुपए। अब देखिए, फादर कमा रहे हैं 2,44,000 रुपीज, मदर कमा रही है 3,04,000 रुपीज। किसकी इनकम ज्यादा है? बाय इग्नोरिंग द इनकम ऑफ चाइल्ड, अगर हम लोग इनकम की कैलकुलेशन करें तो किसकी इनकम ज्यादा आ रही है? फादर की इनकम कम है, मदर की इनकम ज्यादा है, तो बच्चे की इनकम को आप मदर की इनकम में ऐड कर देंगे। तो लिखिएगा, आफ्टर इग्नोरिंग income of minor child, after ignoring the income of minor child, comma, taxable income of Mrs. A is higher. Taxable income of Mrs. J is higher than taxable income of Mr. A, and thus income of minor son will be clubbed in the income of Mrs. A। तो आपने ये पैसा किसकी इनकम में ऐड करना है? मिसेस ए की इनकम में ऐड करना है। अब आप यहां पे फाइनल कैलकुलेशन देंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए। तो आप दोनों की टोटल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे, मिस्टर ए और मिसेस ए। यहां पे लिखता हूं मिस्टर ए, यहां लिखता हूं मिसेस ए, यहां लिखता हूं सैलरी। सैलरी का पैसा मिसेस ए का था 4,54,000 रुपीज, तो 4,54,000 रुपीज मिसेस ए का अमाउंट, 4,54,000 रुपीज। हाउस प्रॉपर्टी का अमाउंट अभी अभी कैलकुलेट किया था, इट वॉज 2,94,000 रुपीज। भाई चेक कर लूं एक बार, 5,000 इंटू 12 इज 420, 420 का 30% इज 126 माइनस करके 294, हाँ 294।
तो दिस इज 294 एंड दिस इज 0। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का डाटा दोनों में से किसी का गिवन नहीं है। कैपिटल गेन्स का डाटा दोनों में से किसी का गिवन नहीं है। इनकम ऑफ अदर सोर्सेज, ध्यान रखिएगा जो डिविडेंड का पैसा है वो हमेशा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। ये बात मैंने आपको डिविडेंड के चैप्टर में भी सिखाई थी। तो बच्चे ने जो डिविडेंड कमाया, डिविडेंड अर्न्ड बाय माइनर चाइल्ड, डिविडेंड अर्न्ड बाय माइनर सन, कितने का डिविडेंड कमाया उसने? मेरे ख्याल से 50,000 था, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो 50,000 रुपए का जो इससे डिविडेंड कमाया, उसमें से आप एग्जेम्प्ट कर देंगे 1,500 रुपए। अच्छा मेरे को याद नहीं आ रहा क्या मैंने 1,500 रुपए का सेक्शन लिखवाया आपको? इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 32। जरा देखते हैं एक बार, ऊपर देखता हूं मैं क्या डिविडेंड का ये 1,500 का सेक्शन लिखवाया और नहीं लिखवाया। लिख लो जल्दी से। ये जो पॉइंट नंबर 2 लिखा था ना आपने, while doing clubbing, comma, parent will be allowed exemption of up to 1,500 rupees per annum per child irrespective of number of children। इसके आगे लिख देना as per section 10 subsection 32। तो as per section 10 subsection 32 ये सेक्शन को लिख देना ध्यान से, सेक्शन लिख देना ध्यान से। इसका सेक्शन जो होगा वो होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 32। ठीक है जी। और ये सेक्शन आपने यहां पे भी लिख दिया। तो 50,000 में से 1,500 रुपए आपने लेस कर दिया, तो 50,000 माइनस 1,500 इज 48,500 रुपीज आप ऐड कर देंगे किसकी इनकम के अंदर? मदर की इनकम के अंदर। अच्छा वाई गवर्नमेंट इज चूजिंग द हायर इनकम, उसके पीछे भी रीजन है। गवर्नमेंट हायर इनकम इस वजह से चूज कर रही है क्योंकि दिस विल रिजल्ट इन इवन हायर टैक्स लायबिलिटी। माय टैक्स लायबिलिटी इंक्रीजेस, द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट इसको हायर इनकम ऐड कर रही है ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू इसके अंदर इंक्रीज हो जाए। तो जब आप इसे ऐड कर देंगे यू विल गेट ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम विल बी 2,94,000 रुपीज फॉर मिस्टर ए, और मिसेस ए का जो था 454,000, उसके अंदर आपने 48,500 और ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 5,02,500। 80C का जो सेविंग्स है वो लेस कर दीजिए। सेविंग्स का डाटा दिया हुआ है 1,50,000। 80G में जो डोनेशंस हैं वो लेस कर दीजिए। डोनेशंस का डाटा अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो दिया हुआ है 50,000 का। जब आप इन दोनों को लेस कर दोगे तो आपके पास दोनों की टैक्स से कब आएगी? तो 2,44,000 रुपीज, 2,44,000 रुपीज। और वहां पे अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो 3,52,500 रुपीज। लो जी, तो दिस इज द वे यू हैव टू डू द थिंग्स। मैं आपको पूरा शीट आपको दिखा रहा हूं, इसको एक बार देख लीजिए। आपने इस प्रकार से सारी कैलकुलेशंस करनी है। माइनर चाइल्ड की इनकम आप मां या बाप में से किसी एक की इनकम में ऐड करेंगे। वो एक कौन होगा? जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी, माइनर चाइल्ड की इनकम को इग्नोर करते हुए आप उसकी इनकम के अंदर बच्चे की इनकम को ऐड कर दीजिएगा। तो दिस वाज वेरी वेरी सिंपल। तो मैंने अभी तक आपको 2 पॉइंट्स लिखवाए और उन 2 पॉइंट्स के बाद मैंने आपको उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दिया। बच्चे की इनकम फादर या मदर किसी एक के लिए टैक्सेबल होगा। वो एक कौन होगा? जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी, और 1,500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ 2 चिल्ड्रन आपने एग्जम्पशन दे देना है। Moving on, a very very interesting part. Moving on with point number 3. ध्यान से लिखिएगा point number 3. Point number 3. In following cases, income earned by minor child
विल नॉट बी क्लब्ड। इन केसेस में माइनर चाइल्ड की इनकम को आप क्लब नहीं करेंगे। इन केसेस में आप क्लब नहीं करेंगे। कौन कौन से केसेस हैं? पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए हमारे पास क्या है? पॉइंट नंबर ए है इफ माइनर चाइल्ड earns income by use of skills, talent, knowledge या हार्डवर्क मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर माइनर चाइल्ड अपने टैलेंट को यूज करते हुए, अपने स्किल्स को यूज करते हुए, अपने नॉलेज को यूज करते हुए, अपने हार्डवर्क को यूज करते हुए अगर वो कोई इनकम कमा रहा है, तो आप उस इनकम को मां बाप की इनकम के अंदर आप ऐड नहीं करेंगे। ये पहला केस है। और दूसरा केस है इफ माइनर चाइल्ड is physically handicapped, as per section 80U, तो 80U में जो कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशंस के हिसाब से अगर माइनर चाइल्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उस माइनर चाइल्ड की इनकम को आप मां बाप की इनकम में ऐड नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर माइनर चाइल्ड अपनी इनकम कमा रहा है स्किल्स को यूज करते हुए, टैलेंट को यूज करते हुए, नॉलेज या हार्डवर्क को यूज करते हुए, तो भी आप उसकी इनकम को ऐड नहीं करेंगे। मेरे बच्चे हमेशा ये याद रखिएगा कि टैलेंट इज इनबॉर्न। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है और पैदा होते ही उसके अंदर इनबॉर्न, पैदाइशी ही उसके अंदर कुछ कला होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टैलेंट। लेकिन बर्थ के बाद अगर आप उस एक एक्टिविटी को बार बार करके अगर उसके अंदर आप महारत हासिल कर लेते हैं, प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेते हैं, तब उसे कहा जाता है स्किल्स। दैट इज व्हाट वी कॉल स्किल्स। फिर आता है नॉलेज और फिर आता है हार्डवर्क। नॉलेज का मतलब ज्ञान, आपको यह पता है। हार्डवर्क का मतलब मेहनत। तो अगर कोई बच्चा अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से, अपने टैलेंट से, अपने स्किल से अगर कोई बच्चा इनकम कमा रहा है इन कारणों से, तो फिर आप उसकी इनकम की क्लबिंग नहीं करेंगे। टैलेंट और स्किल्स का अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ 16 साल का था जब उसने इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट मैच खेलना स्टार्ट किया था। ही मेड हिज डेब्यू in 1989 playing against Pakistan, in November 1989 playing against Pakistan in Pakistan। तो 16 साल का लड़का इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट मैच खेल रहा था। बहुत बड़ी बात, उस जमाने की बहुत बड़ी बात, आज के जमाने की बहुत बड़ी बात। तो स्किल्स हैं, टैलेंट है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाया। क्रिकेट मैच खेल के जो इनकम कमाई जाएगी, वो इनकम माँ बाप की इनकम में ऐड नहीं होगी। आज के जमाने की बात करते हैं। आज आप लोग देखते होंगे टीवी पे बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन आते हैं। इंडियन आइडल में छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 16 साल से 18 साल से कम की उम्र है। या डांस इंडिया डांस जो आता है, उसके अंदर छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। एंड अदरवाइज ऐसे बहुत सारे और गेम शोज वगैरह आते रहते हैं। नॉलेज की बात करते हैं तो हो सकता है कोई डिबेट कंपटीशन में कोई जीत जाए पैसा, कोई क्विज कंपटीशन में कोई पैसा जीत जाए। और शायद आपको याद हो, बहुत टाइम पहले की बात है, काफी टाइम पहले की बात है, आज से कोई 15 साल पहले की बात है, जूनियर केबीसी आया करता था एवरी संडे। तो जूनियर केबीसी जो एवरी संडे आता था, उसके अंदर जो छोटे बच्चे पैसा कमा रहे थे, वो अपनी नॉलेज की वजह से पैसा कमा रहे थे। उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हार्डवर्क, मेहनत की बात कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि 15 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं वो फैक्ट्रीज के अंदर काम कर सकते हैं, वो चाइल्ड लेबर में काउंट नहीं होता। तो 16-17 साल का कोई व्यक्ति है जो कि फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, मेहनत करके पैसा कमा रहा है, उस इनकम की भी आप माता पिता की इनकम में क्लबिंग नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई माइनर चाइल्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एज पर द
कंडीशंस एंड पॉइंट्स गिवन अंडर सेक्शन 80U, तो आप उस बच्चे की इनकम की भी क्लबिंग नहीं करेंगे। फिर मन में प्रश्न ये आता है कि साहब ऐसी कौन सी इनकम होती है जिसको कमाने के लिए स्किल्स की जरूरत नहीं है, ऐसी कौन सी इनकम है जिसको कमाने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत नहीं है, हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, कौन सी इनकम है जिसका एक्चुअली हम लोग क्लबिंग करेंगे? ये प्रश्न मन में आता है और बड़ा स्वाभाविक है, आना भी चाहिए। तो मैं बोलूंगा भाई बहुत सारी इनकम्स हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको एग्जांपल दिया तो उस एग्जांपल के अंदर मैंने डिविडेंड के बारे में बात करी है। आई रेफर्ड द इनकम एज डिविडेंड। अब आप खुद सोचिए, डिविडेंड कमाने के लिए क्या कोई टैलेंट की जरूरत है? क्या इंटरेस्ट कमाने के लिए, डिविडेंड कमाने के लिए कोई टैलेंट, नॉलेज, हार्डवर्क की जरूरत है क्या? आंसर इज बिग नो। तो ऐसी इनकम की आप क्लबिंग करेंगे। इसी प्रकार से रेंटल इनकम हो सकता है, लॉटरी की इनकम हो सकती है। इन सारे इनकम्स को कमाने के लिए आपको ना तो कोई टैलेंट की जरूरत है, ना ही आपको कोई हार्डवर्क की जरूरत है, ना ही आपको कोई नॉलेज की जरूरत है। आप ऐसी सभी इनकम्स की क्लबिंग करेंगे। मेरे बेटा यहां तक पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2014 में। ध्यान से पढ़ेंगे, नवंबर 2014 का 4 नंबर का ये क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। आपके सामने है, मिस्टर मित्तल हैज 4 माइनर चिल्ड्रेन कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉटर्स एंड 1 सन। एक व्यक्ति है मित्तल साहब के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। एनुअल इनकम ऑफ चिल्ड्रन इज गिवन टू यू। चारों बच्चों की आपकी एनुअल इनकम गिवन है। पहली बेटी है जिसकी 10,000 की इनकम है। 10,000 की इनकम में से 5,000 रुपए की उसकी स्कॉलरशिप की इनकम है। आपको बता देता हूं, अभी हमने हालांकि ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूं, आगे चलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्कॉलरशिप जो होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, वो टैक्सेबल नहीं होते। तो यहां पे अगर स्कॉलरशिप है 5,000 रुपए का, तो 5,000 का स्कॉलरशिप एग्जेम्प्ट रहेगा, वो 5,000 का स्कॉलरशिप टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा, सेकंड बेटी है जिसकी इनकम है 8,500 रुपीज की। तीसरी बेटी है जिसकी इनकम है 4,500 रुपीज की, लेकिन शी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी एज रेफर अंडर सेक्शन 80U। तो जो तीसरी बेटी है, उस तीसरी बेटी की इनकम की आप क्लबिंग नहीं करेंगे। बेटा है जिसकी आमदनी है 40,000 रुपए की। मिस्टर मित्तल गिफ्टेड 2 लाख रुपए टू हिज माइनर सन 3 years ago, who invested the same in the business in which he was actively involved and derives income of 20,000 रुपए from such business, which is included in 40,000 रुपए given above। चलो अब आप जरा सोचो, अगर आपके पास ये वाला डाटा है जहां पे वो कह रहा है कि मित्तल साहब ने 2 लाख रुपए का पैसा अपने बेटे को दिया और बेटा उस पैसे को यूज करके अपना बिजनेस कर रहा है जहां पे वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व है, इसका मतलब हार्डवर्क है, इसका मतलब मेहनत कर रहा है, बिजनेस के अंदर मेहनत करके वो पैसा कमा रहा है। तो जो बिजनेस में मेहनत करके वो पैसा कमा रहा है 20,000 रुपए का, वो पैसा फादर की इनकम में ऐड नहीं होगा। बच्चे ने टोटल कमाया है 40,000 रुपए, उस 40,000 में से 20,000 रुपए उसने अपनी मेहनत की वजह से कमाया। आप उस 20,000 रुपए की क्लबिंग अप्लाई नहीं करेंगे। बाकी वो कह रहा है कंप्यूट द इनकम विच इज अर्न बाय माइनर चिल्ड्रन विच इज टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मित्तल। ये क्वेश्चन नवंबर 2014 में 4 नंबर का एग्जाम में पूछा गया था। मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के लिए। सो दिस इज नवंबर 2014 calculation of income of minor children, calculation of income of minor children to be clubbed in income of
मिस्टर मित्तल साहब की इनकम के अंदर आप बच्चों की कितनी इनकम ऐड करेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। डॉटर वन आइए जरा देखें डॉटर वन की इनकम कितनी है। डॉटर वन की इनकम है 10,000 रुपए, जिसमें से 5,000 रुपए की तो स्कॉलरशिप की इनकम है। तो आओ जरा जल्दी से करें। डॉटर वन की इनकम है 10,000 रुपए, जिसमें से एग्जेम्पशन होगा, एग्जेम्पशन फॉर स्कॉलरशिप, तो 5,000 रुपए तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना होगा 5,000 रुपए। और फिर जब मित्तल साहब की इनकम के अंदर फादर की इनकम में ऐड होगा तो फिर से एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32, 1,500 रुपए और आप एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो जब आप 5,000 में से 1,500 रुपए और एग्जेम्प्ट कर देंगे तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 3,500 रुपए। ठीक बात है। उसके बाद वी हैव डॉटर टू, देन वी हैव डॉटर टू के बारे में देखिएगा। डॉटर टू के बारे में ध्यान से पढ़िए क्या लिखता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहता है डॉटर टू की जो इनकम है, सेकंड डॉटर की जो इनकम है वो है 8,500 रुपीज की। तो डॉटर टू की इनकम 8,500 रुपीज, जिसमें से अगेन आप एग्जाम कर देंगे अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32, 1,500 एग्जाम कर दीजिए। आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा 7,000 रुपए। डॉटर थ्री के बारे में बात करें तो डॉटर थ्री क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसकी इनकम की आप क्लबिंग नहीं करेंगे। एंड देन वी हैव सन, सन की इनकम है 40,000 रुपए, जिसमें से नॉट टू बी क्लब्ड, नॉट टू बी क्लब्ड इज 20,000 क्योंकि वो बिजनेस की इनकम है, मेहनत से अपना पैसा कमाया। तो अब अमाउंट बचा 20,000, इसमें से आप फिर एग्जाम कर देंगे अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32, 1,500 रुपए आप एग्जाम कर दीजिए। आउट ऑफ 20 1,500 एग्जाम कर देंगे तो इट विल बी 18,500। दिस इज द अमाउंट टू बी क्लब्ड, अमाउंट टू बी क्लब्ड। टोटल देखिए कितना आता है अमाउंट टू बी क्लब्ड, ऐड कर देते हैं सबको। दिस इज 18,500 प्लस 3,500 प्लस 7,000, सो दिस इज नाउ 29,000 रुपीज। दिस इज द अमाउंट टू बी क्लब्ड। देखो जी, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं एंड आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर डाउट्स रहे होंगे। ये बड़ा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है। तो मैंने 2 पॉइंट लिखवाए, एग्जाम्पल करवा दिया, फिर तीसरा पॉइंट लिखवाया, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया। आइए मेरे बच्चे, अब मैं यहां से और आगे बढ़ूंगा और मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर 4। ध्यान से लिखिएगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था। ये वाला हो गया हमारे पास। यस, अब आप लिखिएगा पॉइंट नंबर 4। ओके, ध्यान से लिखिएगा। इफ एनी पेरेंट, इफ माइनर चाइल्ड हैज लॉस्ट एनी पेरेंट, खुदा का वास्ता है, ये जो लाइन लिखी है ना, हैज लॉस्ट एनी पेरेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी गुम गई, पापा गुम गए, नहीं। यहां पे लॉस्ट का मतलब गुम जाना नहीं है, यहां पे लॉस्ट का मतलब है डेथ हो जाना। दैट इज पेरेंट हैज डाइड। इफ माइनर चाइल्ड हैज लॉस्ट एनी पेरेंट, दैट इज पेरेंट हैज डाइड। इफ माइनर चाइल्ड हैज लॉस्ट एनी पेरेंट, then income of minor child will be added in income of parent who maintains the child.
Same point is applicable. Same point is applicable in case of divorce of parents. तो ध्यान देना, अगर माता पिता का डाइवोर्स हो गया है या फिर अगर माता पिता में से किसी एक की डेथ हो गई है, तो बच्चा जिसके पास रहता है, जो उनसे मां या बाप के पास रहता है, उसकी इनकम के अंदर आप बच्चे की इनकम को ऐड करेंगे. अच्छा, अब बात यह आती है साहब, मान लीजिए दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, फिर क्या करें? इफ माइनर चाइल्ड हैज लॉस्ट both parents, दोनों की डेथ हो चुकी है. If minor child has lost both parents, then income of child will be taxable for child himself and not for लीगल गार्जियंस एंड नॉट फॉर लीगल गार्जियन. सुनिएगा ध्यान से, मैंने आपको यह कहा कि अगर माता पिता का डाइवोर्स हो जाए या माता पिता में से किसी एक की डेथ हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे की इनकम को आप उस फादर या मदर की इनकम में ऐड कर देना जो बच्चे को मेंटेन कर रहा है. जैसे माता पिता का डाइवोर्स हुआ और बच्चा मां के पास रहता है, तो अब बच्चे की इनकम को आप मां की इनकम ऐड करेंगे. माता पिता में से फादर की डेथ हो गई है, बच्चा मां के पास रहता है, तो अब मां की इनकम ऐड करेंगे. ये पॉइंट नंबर 4 था. पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं. मान लीजिए फादर और मदर दोनों की डेथ हो जाती है, दोनों की डेथ हो चुकी है, बच्चा अनाथ है, ऑर्फन है, तो अब ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में बच्चे की इनकम को आप बच्चे के लिए ही टैक्सेबल करेंगे, उसके लीगल गार्जियंस की इनकम में ऐड नहीं करेंगे. अब प्लीज यहां पे आर्ग्यूमेंट्स आपके नहीं आने चाहिए, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों नहीं है भाई पॉसिबल? सर बच्चा तो माइनर है, उसको वो टैक्स कैसे देगा? बिल्कुल देगा. कैसे देगा? बड़ा सिंपल सा तरीका है. सबसे पहले आपको यहां पे बता देता हूं कि हर माइनर बच्चे का पैन कार्ड बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. आधार कार्ड भी तो बनता ही है ना, जैसे आधार बनता है वैसे पैन भी बन जाएगा. जब बच्चा माइनर है, चाहे वो 1 दिन का बच्चा है, आप उसका भी पैन कार्ड बना सकते हैं, आप उसकी भी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं. होता ये है कि जब बच्चा माइनर होता है तो फोटोग्राफ, जहां पे पैन कार्ड के ऊपर जहां पे फोटोग्राफ लगती है, वहां पे फोटोग्राफ नहीं लगी होती, वहां पे अक्रॉस लिखा होता है माइनर. जब बच्चा 15 साल से ज्यादा की उम्र का हो जाता है, तब वहां पे फोटोग्राफ भी उसकी लग जाती है. लेकिन 15 साल से कम उम्र के बच्चों का फोटोग्राफ नहीं लगता है पैन कार्ड के ऊपर. पैन कार्ड बनता है, पैन नंबर मिलेगा, फोटोग्राफ नहीं लगेगी उसकी. ऐसे ही उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भी सबमिट होगी. लेकिन अब चैलेंज ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न जब हम लोग सबमिट करते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं उस समय उसके ऊपर सिग्नेचर है. सिग्नेचर कौन करेगा? माइनर तो कर नहीं सकता. बिल्कुल ठीक बात है. तो ऐसे केस में जो रिटर्न के ऊपर सिग्नेचर है वो करेगा लीगल गार्जियन. लेकिन इनकम को आप लीगल गार्जियन की इनकम में ऐड नहीं करेंगे. अब आप पूछेंगे सर अगर हमने टैक्स लगाना है तो कौन से रेट पर टैक्स लगाएंगे? भाई सीधी सी बात है, इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट पे लगेगा. अब स्लैब 3 जो है वो तब होता है जब 80 साल से ज्यादा की उम्र हो. स्लैब 2 तब होता है जब किसी की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो. और तो फिर इसका मतलब माइनर चाइल्ड है, उम्र 60 साल से कम है, तो स्लैब 1 के हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे. टैक्स की पेमेंट भी होगी किसके नाम पे? बच्चे के नाम पे. इसके अंदर लीगल गार्जियंस का कोई रोल नहीं होगा. सिर्फ रोल ये होगा कि लीगल गार्जियन उसकी रिटर्न के ऊपर साइन करेंगे, दैट्स इट. और इसके अलावा और कोई रोल उनका नहीं होगा. तो मैंने आपको यहां पे सारी चीजें लिखवा दी हैं कि कौन कौन से केस के अंदर आप किस प्रकार से कैलकुलेशंस करेंगे, कैसे करेंगे. एक पॉइंट और बड़ा जरूरी है, वो लिख लीजिएगा, वो जरूर लिख लीजिएगा. पॉइंट नंबर 6 बना दीजिएगा. इफ पेरेंट has transferred house property
to minor child. If parent has transferred house property to minor child, then income of house property earned by minor child will be added, या clubbed, आपको जो ठीक लगे वो लिख देना, will be added or clubbed in the income of, will be added or clubbed in the income of parent under section 27, that is deemed ownership. That is deemed ownership. In such case, exemption of rupees 1500 under section 10 subsection 32 is not allowed. Is not allowed. मेरे बेटा, अगर ऐसा हो रहा है कि बच्चे की इनकम को आप एक पेरेंट ने, फादर ने या मदर ने अपना मकान बच्चे के नाम पे ट्रांसफर किया, और उस केस में बच्चे ने जो रेंटल इनकम कमाई है वो रेंटल इनकम माँ बाप की इनकम में ऐड हो रही है, तो वो सेक्शन 27 में कवर होगा, यहां पे सेक्शन 64 में कवर नहीं होगा। और जहां पे सेक्शन 27 है, डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है, वहां पे 1500 रुपए का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, 1500 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एक और बात का ऐसे ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 7 लिख देना, इफ माइनर चाइल्ड earns casual income, if minor child earns casual income, that is lottery, etc., then also exemption of 1500 रुपए under section 10 subsection 32 is not allowed. तब भी एग्जम्पशन उसको माइनर चाइल्ड का नहीं मिलने वाला है। 1500 रुपए का जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा, कैजुअल इनकम्स को डिस्करेज करना है इस वजह से। तो मेन सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई किसी तरह का डाउट रहा होगा। एक बात जो आती है वो एक और लिख लीजिए कि ये सारे प्रोविजन अप्लाई तब तक होंगे जब तक बच्चा माइनर है। वंस इट बिकम्स मेजर, ये कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। All provisions of this section apply till child is minor. Once he becomes major, these clubbing provisions will not apply। तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे एक बार अगर बच्चा मेजर हो जाता है तो ये सारी की सारी चीजें थी। व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने आपके साथ सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। तो जो मेजर सेक्शन में आपको कह रहा था कि हमारा रहता है, वो मैंने आपके साथ सारा करवा दिया है। अब जरा